मैं प्रियंजी पांडे आप सभी विंध्यवासियों को प्रणाम करता हूं। चुरहट में भाजपा और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में तीसरे मोर्चे के रूप में अपना स्थान बना रही है। हमारे खास प्रोग्राम चुरहट का चुनावी महासंग्राम में हम आज बातचीत करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो खुद में एक बड़ी शख्सियत है। वह एक उद्यमी है और वह एक युवा नेता के रूप में आज चुरहट में अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद गोविंद मिश्र के पुत्र अनेंद्र राजन मिश्र की, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही राजनीति में कदम रखा और आम आदमी पार्टी का दामन थाम आम आदमी पार्टी को विंध्य में नई पहचान दिलाई। कई सभाएं की, बाइक रैली का आयोजन किया जिसमें हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। तो चलिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बन चुके अनेंद्र राजन मिश्र से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस या भाजपा, चुरहट में आपकी लड़ाई किससे है? देखिए, हम यहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। और अगर जनता चाहेगी तो हमें किसी से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। कांग्रेस और भाजपा दूसरे और तीसरे स्थान के लिए लड़ेगी। जनता का अगर आशीर्वाद हमें मिला तो हम पहले स्थान पर ही रहेंगे। अजय सिंह राहुल भैया को आपके चुनाव लड़ने से फायदा होगा, ऐसा लोगों का कहना है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, ये एक लोगों ने सोचा था, क्योंकि हम लोग राजनीति में बहुत दिनों से नहीं थे और पहले भाजपा में थे, तो कांग्रेसियों को ये मानना था कि जो हम वोट लेंगे वो, क्योंकि भाजपा हमारे द्वारा ही तैयार की गई थी, तो लोगों को लगा कि हम कहीं ना कहीं भाजपा के ही वोट लेंगे। लेकिन जब हम ज़मीन में उतरे, जनता के बीच गए और जिस तरह से लोगों का समर्थन, खासकर युवाओं का, किसानों का हमें समर्थन मिला, अब ये लोग कांग्रेसी भी और भाजपा वाले दोनों ये सोचने को मजबूर हैं कि ऐसा क्या हो गया कि ये तो हम दोनों लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि जनता ने इन दोनों को मौका दिया बारी बारी से, इन दोनों के कार्य को उन्होंने देखा कि ये सिर्फ चुनाव जीतने के बाद भोपाल की राजनीति करते हैं। जनता चाहती कि कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद हमारे बीच ही रहे। तो ये जो लोगों की गलतफहमियां थी कि मेरे लड़ने से किसको फ़ायदा हो रहा, किसको नुकसान हो रहा है, अब ये सब समझ चुके हैं कि जनता इनके साथ जा रही है, नुकसान दोनों पार्टियों को हो रहा है। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली के तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी वह सारी सुविधाएं एवं योजनाएं लागू कर पाएगी यदि वह अपनी सरकार बना लेती है? निश्चित तौर पे जो चीज़ें हमने दिल्ली में की वो पूरे भारतवर्ष के लिए ही नहीं, पूरे विश्व में उस चीज़ की आज चर्चा हो रही है। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं में हमारी पार्टी ने दिल्ली में काम किया। इस सभ्य समाज में, इस पढ़े लिखे समाज में हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है, अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है। हमारी दिल्ली की सरकार ने हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो और चाहे अमीर हो, सबके लिए शिक्षा पर काम किया। दूसरी बात, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की ज़रूरत सबको है। स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिले, इसकी ज़रूरत अमीर को भी है और गरीब को भी है। क्योंकि जहाँ पैसे का लेन देन आ जाता है वहाँ पर डॉक्टर भी अपने स्वार्थ के हिसाब से दवाइयाँ और पैसे लेते हैं। हमारी दिल्ली की सरकार ने सारी दवाइयाँ मुफ्त कर दी, सारे इलाज मुफ्त कर दिए, सारी जांचें मुफ्त कर दी। तो सारी, जब डॉक्टरों को ये लगने लगा कि पैसा तो हमको सरकार वैसे ही दे रही है। तीसरी चीज़, बिजली के लिए, एक तरफ बिजली चोरी होती है, दूसरी तरफ उसका हर्जाना बिजली का बिल देने वाला करता है। हमारी दिल्ली की सरकार ने बिजली मुफ्त कर दी, किसी को चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक लिमिट कर दी कि अगर आप इतने तक बिजली जलाओगे तो आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। सभी लोग जागरूक हुए और एक लिमिट तक अपनी बिजली जला रहे हैं। पानी के लिए पानी सबसे आवश्यक चीज़ है मनुष्य के जीवन में।
दूसरी सरकारें पानी देती हैं, उसके एवज में अंधाधुंध पैसे लेती हैं। सरकार ने एक लिमिट बांधी, दिल्ली सरकार ने, कि हम आपको इतने तक पानी देंगे। तो लोगों को उस पानी का समझ में आया कि अगर हम इससे ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो पैसा लगेगा। पानी की भी बचत हुई और लोगों को सुविधाएं भी मिली। यही सारी चीज़ें आज की तारीख में मध्य प्रदेश में भी होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा की व्यवस्था मध्य प्रदेश में सबसे ख़राब है। ना स्कूल अच्छे हैं, ना मास्टर अच्छे हैं। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में किस तरह से नियुक्तियां हुई थी संविदा, उन्हीं संविदा कर्मियों को जो 500 रुपये से भर्ती हुए थे वही आज मध्य प्रदेश के स्कूलों को चला रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश की सरकार नहीं डेवलप कर पाई इतने सालों में। जो पहले के ज़माने से अस्पताल चल रहे हैं वही चल रहे हैं। देश दुनिया कहाँ पहुँच गया है, नए नए इलाज की टेक्नोलॉजी आ गई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार एक डॉक्टर, कुछ नर्सिंग स्टाफ अपॉइंट करके अपनी इतिश्री समझ लेता है, जबकि उसको चाहिए कि जो नई टेक्नोलॉजी आए उनको गांव-गांव तक पहुंचाए। जो गांव के लोग बाहर जाते हैं, अब मैं अगर बिंद की बात करूं तो लोग जबलपुर भागते हैं, नागपुर भागते हैं, मुंबई भागते हैं, दिल्ली, जबकि हम ये सुविधाएं उनको अपने यहाँ दे सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए जो दिल्ली सरकार ने किया, पूरा विश्व मानता है कि जो उनकी मोहल्ला क्लिनिक है, कोई व्यक्ति बीमार है पहले उसको सबसे पहले ये पता चले कि हमारा इलाज होगा कहाँ और कैसे होगा। वो बेचारा दौड़ता रहता है, अस्पतालों के चक्कर, डॉक्टरों के चक्कर काटता रहता है। डॉक्टर भी अपने हिसाब से इस चीज़ को करते हैं कि इसके पास कितना पैसा है। तो स्वास्थ्य के लिए जो दिल्ली सरकार ने किया है वो हमें अपने मध्य प्रदेश में लाना होगा। बिजली का बिल बढ़ता ही जा रहा है। चोरी कोई करता है, उसकी भरपाई बिजली का बिल भरने वालों से की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो दिल्ली सरकार ने की है, वो सारी सुविधाएं अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अपने मध्य प्रदेश में अवश्य लाएंगे। पार्टी को ज्वाइन किए हुए आपको लगभग 6 महीने हो चुके हैं। ज़मीनी स्तर पर पार्टी की चुरहट में मौजूदा स्थिति विपक्षी पार्टियों के मुकाबले क्या है? चूँकि हमारा संगठन चुरहट विधानसभा के लिए बिल्कुल नया था, हमें लोगों तक पहुंचना था, आम आदमी पार्टी की नीतियों को उन तक पहुंचाना था। चूँकि मेरा पहले का पारिवारिक जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, मेरा लगभग सभी गांवों में, सभी पोलिंगों में संबंध है। जब मैं वहां जाके अपनी बात बताता था कि मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और आम आदमी पार्टी के इन रीति नीति के बदौलत हमने इसमें शामिल हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आएँ और जो दिल्ली सरकार में और जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियाँ हैं उन्हें हम अपने मध्य प्रदेश में लाएं, जिससे लोगों का भला हो सके। सिर्फ कागज़ों में जो नीतियाँ मध्य प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार चला रही है, उसको हमें ज़मीन में उतारना है और वो नीतियाँ केजरीवाल साहब की रहेंगी। तो जब मैं गांव-गांव गया तो लोगों का जुड़ाव हमसे होता गया, और आज आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आगे निश्चित तौर पे जुड़ते ही जा रहे हैं। कारवां बढ़ता ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मुख्य मुद्दे क्या हैं जिससे लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैंने जैसे आपको अभी पहले बताया, हमारी दिल्ली की सरकार 4 चीज़ों में विशेष ध्यान दे रही है। सबसे पहला उसका शिक्षा, नंबर दूसरे पे स्वास्थ्य, नंबर तीसरे पे बिजली, नंबर चौथे में पानी, और उसके बाद जो मध्य प्रदेश की आज सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, भ्रष्टाचार। तो हमारे यहाँ 6 मुद्दे मेन रहेंगे। नंबर 1 पे हम शिक्षा को लेके चलेंगे कि हम मध्य प्रदेश में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था ला सकें, जिसमें बच्चों का पढ़ने में मन लगे, अच्छी स्कूलें हों, स्कूल के अच्छे भवन हों, अच्छी प्रयोगशाला हों, अच्छे मास्टर हों। मास्टरों को जिस तरह से हमारी दिल्ली सरकार फिनलैंड भेज रही है ट्रेनिंग के लिए, हम भी प्रयास करेंगे। नंबर दूसरा स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों को इस तरह से हमें समझाना पड़ेगा कि शहर छोड़िए, गांवों में आपकी बहुत आवश्यकता है। आपने जो डॉक्टरी पढ़ी है वो मानवीयता के लिए, मानव धर्म के लिए पढ़ी है।
आपको गांव तक जाना पड़ेगा। गांव के लोग बहुत परेशान हैं स्वास्थ्य को लेके। तीसरी, बिजली के लिए, बिजली ना लोगों को बराबर मिल पा रही है, रोज़ लगातार कटौती हो रही है और बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक मिनिमम चार्ज कर दिया, बिजली आपको मिले ना मिले आपको वो मिनिमम चार्ज देना ही देना है। तो हम बिजली पे काम करेंगे कि हम लोगों को मुफ्त की बिजली एक लिमिट तक 300 यूनिट तक हम उन्हें बिजली दे सकें। चौथा, पानी। गांव-गांव में पानी की बड़ा दिक्कत है। पिताजी के टाइम पे जब पिताजी विधायक थे तब उन्होंने लगभग 3000 हैंडपंप 93 से 98 तक में हर गांव में करवाए थे। कोई भी व्यक्ति जाके किसी भी गांव में पूछ सकता, वो यही बताएंगे कि ये मिश्रा जी का कराया हुआ हैंडपंप है। उसके बाद 2009 से 2014 के बीच में लगभग चुरहट विधानसभा में 1500 से 2000 के बीच में हैंडपंप पिताजी ने करवाए, लेकिन उसके बाद कभी ना कोई हैंडपंप हुए। लोग पानी के लिए परेशान है। तो हमारा मेन वो रहेगा कि हर व्यक्ति तक पानी की उचित व्यवस्था हो सके। अगला जो हमारा मेन वो है, और चुरहट विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा में पहुंच चुका है। कोई भी कार्य बगैर पैसे के इस चुरहट में नहीं होता। मध्य प्रदेश में तो और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, रोज़ नए भ्रष्टाचार के कारनामे बाहर आते हैं। चूँकि बीजेपी ने पूरा मीडिया मैनेजमेंट करके रखा हुआ है, तो वो घपले जनता के बीच तक उस आवाज़ में नहीं पहुंच पाते हैं जिस आवाज़ में पहुंचना चाहिए। अभी तुरंत का ही देखिए, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन तक को नहीं छोड़ा, करोड़ों करोड़ों रुपए लगाए उसमें और व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार। अभी मैं थोड़े दिन पहले गया था, टीवियों में दिखाया गया कि बिल्कुल उसको महाकाल लोक बना दिया, लेकिन ना वहाँ सड़कें हैं। जो मूर्तियाँ लगी थी, एक आंधी आई उसमें सब गिर गया। अभी सतपुड़ा भवन में पूरी फाइलें जलवा दी गई। पोषण आहार में इन्होंने बच्चों के जो दलिया जाता उसमें तक घोटाला किया। व्यापम घोटाला, कितने योग्य व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिल पाई और अयोग्य लोगों को नौकरियों में हैं। मतलब हर तरफ भ्रष्टाचार इनका। चुरहट विधानसभा में तो कोई भी कर्मचारी इसलिए बगैर पैसे के काम नहीं करता कि उसको ऊपर तक पहुंचाना है। वो अपनी तनख्वाह से तो देगा नहीं, जब जनता को लूटेगा तभी नेता के पास पहुंचाएगा। तो भ्रष्टाचार के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी का ध्यान रहेगा। चौथा, किसानों के लिए, चूँकि अभी हम पंजाब में पहुँचे हैं, किसानों के बीच में पहुँचे, हमारी आम आदमी पार्टी पहुँची है। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जो मुआवजा किसानों की अगर फसल नष्ट हुई है पानी ओलावृष्टि से या किसी अन्य कारण से, तो जो मुआवजा उनको महीने 2 महीनों में मिलता था, भगवंत मान साहब ने उसको 15 दिन में लोगों को पैसे पहुंचवाए। जो खाद के लिए उनको लंबी लाइनें लगनी पड़ती थी, खाद बीज के लिए, मान साहब ने इतनी अच्छी व्यवस्था कि अब किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो हम इन 6 मुद्दों पे चुरहट विधानसभा में और पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। चुरहट आम आदमी पार्टी का संगठन अभी किस स्तर पर पहुंचा है? अभी हमने युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बना लिए हैं। हमारे वहाँ 7 मंडल हैं, 7 ब्लॉक हैं, उसमें 7 ब्लॉक अध्यक्ष बन गए हैं युवा मोर्चे के। मेन मोर्चे के हमारे 7 ब्लॉक अध्यक्ष बन गए हैं। हमारी जो विंग हैं, जैसे एक्स आर्मी विंग है, व्यापार विंग है, ST/SC विंग हैं। तो इस तरह से हमने अपने जिलाध्यक्ष नियुक्त कर लिए हैं। अब हम पंचायत स्तर पे जा रहे हैं। पंचायत स्तर में हमारा एक पंचायत अध्यक्ष होगा, 2 उपाध्यक्ष होंगे, 2 संयुक्त सचिव होंगे, 1 सचिव होंगे और एक हमारा सोशल मीडिया का कार्य देखने वाला होगा। और साथ में हर पंचायत में लगभग 20 वार्ड होते हैं, उनमें से हर वार्ड से एक व्यक्ति उस वार्ड का हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। तो लगभग हमारे चुरहट विधानसभा में 115 पंचायतें हैं। लगभग 35 से 40 पंचायतों में इस तरह का गठन हो चुका है। धीरे धीरे हमारे सदस्य भी बढ़ेंगे, हमारा संगठन भी मजबूत होगा और उन्हीं सब कार्यकर्ताओं के बदौलत हम चुनाव में जीत भी हासिल करेंगे। युवाओं का लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान
आखिर क्यों आ रहा है? इसकी क्या एक दो वजह आप बता सकते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। युवा चाहता है कि कोई हमारे जैसा व्यक्ति, हमारी जैसी बात करने वाला मिले। कांग्रेस में जो इस समय कैंडिडेट होने वाले हैं, प्रत्याशी होने वाले हैं, वो उम्र दराज हो चुके हैं। अब वो युवाओं से उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन युवा जब उनके पास तक जाते हैं तो देखते हैं कि यार इस व्यक्ति ने तो पिछले 18-20 साल से भी तो यही था, इसने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। दूसरे भाजपा की तरफ से आते हैं, उन्हीं युवाओं ने 2018 के चुनाव में इनका काफ़ी अच्छा साथ दिया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये उन युवाओं को भूल गए। फिर वो जब हमें देखते हैं और जब वो पाते हैं कि यार ये व्यक्ति तो मेरे जैसा ही है, मुझसे जिस तरह से मैं चाहूँ बात कर लूँ, जब फ़ोन लगाऊँ बात कर लेता है, और उनको ये लगता है, उनको एक विश्वास जागा कि इस व्यक्ति ने पहले भी बिज़नेस में अपना किया है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया है, इनको पता है कि नौकरी कहाँ से उपलब्ध हो सकती हैं। तो उनको एक आस जगी कि ये हमारे लिए अच्छी शिक्षा करवा सकता है, हमारे लिए अच्छा स्वास्थ्य करवा सकता है, हमारे लिए रोज़गार की व्यवस्था कर सकता है, और हम कभी भी इन्हें फ़ोन लगाएं या कभी भी मिलना चाहें तो आसानी से मिल सकते हैं। इसी कारण से युवाओं का रुझान मेरी तरफ हो रहा है। आप ही के पार्टी के दिल्ली सरकार के 2 मंत्री अभी जेल में हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरह से भारत में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो 2 मंत्री क्या, मोदी जी तो किसी दिन अरविंद केजरीवाल जी को भी बंद करने के फिराक में थे। वो तो देश की जनता का समर्थन मिला कि मोदी जी को पीछे हटना पड़ा। मैं तो सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि सत्येंद्र जैन को आपने 1 साल तक जेल में बंद रखा, किस कारण से बंद करा? क्या प्रमाण है? आपने क्या कोर्ट में शामिल किया कि हमने इनको इस आरोप में बंद किया हुआ है? मैं आपको बताऊं, जब सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया तब ये बताया गया कि कलकत्ता में 2 लोगों के पास पैसे बरामद हुए हैं, हवाला के पैसे बरामद हुए हैं, और उन्होंने सत्येंद्र जैन जी का नाम लिया कि सत्येंद्र जैन जी के पैसे हैं। सिर्फ इतना कह देने से सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया गया। अगर आज कोई कह दे मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और ये मोदी जी के पैसे हैं, तो आप मोदी जी को बंद कर लेंगे क्या? आप उस तह तक नहीं जा रहे हैं, आप तो सिर्फ फंसाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्येंद्र जैन जी ने स्वास्थ्य के मामले में दिल्ली में बहुत काम किया। आपको लगने लगा कि यार एक छोटे से प्रदेश का एक छोटा सा मंत्री स्वास्थ्य की इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे कर सकता है? कोरोना काल में सत्येंद्र जैन स्वयं खड़े हो के लोगों की व्यवस्थाएं की, ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, अस्पतालों में जाके। तो जब कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करने लगता है, वो मोदी सरकार की आंखों में चुभने लगता है। सोचिए, कलकत्ता में पैसे पकड़े जाते हैं और जिनसे पैसे पकड़े जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, सिर्फ उनको इतना कहने में कि सत्येंद्र जैन के पैसे हैं, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब मोदी जी की सारी सरकारी एजेंसियां हैं, किसी को भी कर सकते हैं, अब उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया जी को सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती कि जो शिक्षा की क्रांति मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में लाई है, पिछले 70 साल में कोई भी शिक्षा मंत्री नहीं ला सका। वो भी चुभने लगे थे मोदी जी के आंखों में। तो एक नया मामला बनाया कि शराब घोटाला हो गया। आज तक ये कोई नहीं बताया कि शराब घोटाला है क्या। मनीष सिसोदिया जी के हर रिश्तेदार के ऊपर इन्होंने छापे डाले, कहीं कुछ नहीं मिला, फिर गिरफ्तार कर लिया। अब पिछले 4 महीनों से उनको सिर्फ इस बेस में जेल में रखे हुए हैं कि उनकी मेल चेक कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी की लैपटॉप में लगभग 16,000 मेल हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हम 16,000 मेल को चेक कर रहे हैं। अरे कहीं अगर आपको पैसे मिले होते, कहीं कोई आरोप होता,
तब तो ठीक था, लेकिन इनकी आंखों में जो चुभता है, जो इनकी पार्टी में नहीं जाता है, वो गिरफ्तार होगा। और आगे देखिए चुनाव तक में ये किसको किसको गिरफ्तार कर लेते हैं। वर्तमान में चुरहट सीधी में कोई बड़ी फैक्ट्री कारखाने नहीं हैं और बेरोजगारी चरम पर है। इस पर आपकी क्या राय है, और अगर आपकी सरकार या आप विधायक बनते हैं तो क्या आपके पास योजना और प्लान है? जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने कभी भी रोजगार मूलक फैक्ट्रियां खोलने का कभी नहीं सोचा। हमेशा अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने सीधी और रीवा में फैक्ट्रियां खुलवाईं। जैसे सीमेंट उद्योग ही है, कभी भी फैक्ट्री खुलवाते समय तो ये कहा जाता है कि हम यहाँ के लोकल 80% लोगों को रोज़गार दिलवाएंगे, लेकिन आज आप किसी भी फैक्ट्री में उठा के देख लीजिए 10% लोगों को भी रोज़गार नहीं मिलता है। कारण क्योंकि वो सारे मित्र होते हैं। जिस समय कुंवर अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने जेपी की फैक्ट्री खुलवाई। जेपी का तो बढ़िया फ़ायदा हो गया, लेकिन यहाँ के किसी को रोज़गार नहीं मिला। इवन बघवार में जिनकी जिनकी ज़मीन गई, कहा गया था कि ज़मीन मिलेगी, ज़मीन लेंगे तो नौकरी देंगे। आज भी लगभग 150 परिवार, 150 लोग इसी आस में बैठे हैं, उनको आज तक नौकरी नहीं मिल पाई। तो ये जो सरकारें हैं या सरकारें रही हैं, इन्होंने सिर्फ अपने व्यापारिक मित्रों को फ़ायदा पहुंचाया। कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। चाहे सिंगरौली में पावर प्रोजेक्ट खुले हों, चाहे हिंडाल्को का बरगवा में हिंडाल्को का प्लांट खुला हो, कभी भी इन लोगों ने युवाओं के लिए नहीं सोचा। युवाओं को रोज़गार देने के कई साधन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फैक्ट्री में ही जाके वो बैठें। भाई ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस चल रहा, आप ऐसी व्यवस्था करते ना कि ट्रांसपोर्ट का जो काम होगा वो यहाँ के युवाओं को दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि युवाओं का सिर्फ पिछली सरकारों ने मजाक बनाया है और सिर्फ वोट बैंक के लिए उन्होंने काम किया है। कृषि संबंधी मुद्दे जैसे सिंचाई, कर्ज माफी इत्यादि पर आपकी क्या राय है? पिछले इतने सालों में, 70 सालों में किसान हमेशा से सिर्फ आश्वासन ही पाता रह गया। बिंद के लिए बात करें तो बड़े ज़ोर शोर से कहा जाता है कि बाणसागर बांध बन गया, अब किसानों की सारी समस्याएं ख़त्म, उनको बराबर पानी मिलेगा। लेकिन जब मैं क्षेत्रों में जाता हूं, देखता हूं 50% किसान बताते हैं कि नहरों की सही डिज़ाइन नहीं हुई है तो हमको पानी नहीं मिल पा रहा है। तो बताया गया कि हज़ारों करोड़ रुपए की ये योजना है, अब किसान हमेशा खुशहाल रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जाते हैं तो आंकड़ों में बता देते हैं कि इतने 1000 एकड़ की सिंचाई हो रही है, लेकिन जब ज़मीन में देखते हैं तो पता चलता है कि 50% किसानों के पास तो पानी ही नहीं पहुंच रहा है। तो ये हो गई सिंचाई की बात। नंबर दूसरा, आप हर सीज़न में देखेंगे कि किसान खाद के लिए मारा मारा फिरता है। रात दिन बराबर लाइन लगी है, पता चला खाद ही नहीं मिल पा रही है। और तो और इस मोदी सरकार के आने के बाद किसान सम्मान निधि कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, और साथ में उधर उन्होंने डीएपी और यूरिया के दाम दुगने कर दिए। मंडियों में जब किसान अपना गेहूं बेचने जाता है 4-4 दिन उसको लाइन लगानी पड़ती है। जब वहाँ वो अपना तौलाता है तो 50 किलो की जगह उसको 52 किलो 53 किलो देना पड़ता है। नहीं देगा तो बोल देंगे अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया, 2 दिन और पड़े रहो तुम। बोरे के लिए जिसमें गेहूं भरा जाता है उस टाइम पे कम से कम 100, 150, 200 फ़ोन आते कि भैया बोरा नहीं मिल रहा है। कभी उसकी फसल नष्ट हो गई तो उसको पटवारी के पीछे पीछे घूमना पड़ता है कि भैया मेरा मुआवजा बना दो। सरकार ऊपर से निर्देश दे देती है कि 20% से ज़्यादा मत बनाना, 30% से ऊपर मत बनाना। वो बेचारा पहले खेती किसानी करता है, उसमें अपना
पूरा समय बर्बाद करता है, पूरा समय लगाता है, और बाद में फसल नष्ट हो गई तो पटवारी तहसीलदार के पीछे, फसल ठीक हो गई तो मंडी वालों के पीछे पीछे घूमता है। तो मतलब आज की तारीख में सबसे ज़्यादा दुर्दशा किसी की है तो वो किसान भाइयों की है। चुरहट में ऐसे कई गांव हैं जहां आज तक या तो नहर नहीं पहुंची या पहुंचने के बावजूद उसमें कभी पानी नहीं आया। जनता के इन मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहर तो बन गई, और नहर जब बनी तो जो वहाँ के प्रभावशाली लोग थे उसको अपने हिसाब से उन्होंने नहरें बनवाई। इसी का परिणाम है कि जो अमीर लोग हैं उनके तो खेतों तक पानी पहुँच गया, लेकिन जो गरीब हैं 1 एकड़ 2 एकड़ वाले हैं उन तक वो पानी पहुँच ही नहीं पाया। और सर्वे करने वालों ने भी खाना पूर्ति के हिसाब से काम किया, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के पास कर्मचारी तो है नहीं। जब कर्मचारी नहीं है तो सर्वे के लिए तो बहुत बड़ा एरिया है, एक एक छोटी छोटी चीज़ बारीक, इंजीनियरिंग तो बहुत बारीक चीज़ होती है ना, कि किस लेवल में पानी ले जाए, किस गहराई पे नहर जाए। इन सब चीज़ों पे सरकार सिर्फ बातें करती है। असल में वहाँ से जो अधिकारी डाटा दे देते हैं उस डाटा को यहाँ शिवराज सिंह पढ़ देते हैं। ज़मीन स्तर में देखने वाला कोई नहीं है। और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम फिर से सारी नहरों का सर्वे करवाएंगे, जहाँ छूटे हैं उनको जुड़वाएंगे और नहरों की सही डिज़ाइनिंग करवाएंगे। ड्रग माफिया और रेत माफिया चुरहट में काफ़ी मात्रा में सक्रिय है। यदि आप विधायक बनते हैं तो क्या इन समस्याओं से निपटने के लिए आपके पास कोई ठोस प्लान है? क्योंकि पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों ही इन मुद्दों पर लगभग अभी तक असमर्थ दिखे हैं। देखिए, चुरहट विधानसभा का आज सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक अगर कुछ चल रहा है तो यही नशा चल रहा है। आप चुरहट के गांव-गांव में जाके देखिए, कोरेक्स बिकती है, गांजा बिकता है, और उसके कारण से लगभग युवा इसकी चपेट में आ चुके हैं। वर्तमान विधायक कहते ही हैं कि गांजा कहाँ से आता है, किस रूट से आता है। एक रिकॉर्डिंग में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये वाला काम तो मेरे माध्यम से ही चल रहा है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जब तक नेता और पुलिस का गठजोड़ ख़त्म नहीं होगा चुरहट विधानसभा में, सुनने में तो यहाँ तक आया है कि एक टीआई यह कहते हुए कि इसमें वर्तमान विधायक के साथ काम करने वाले व्यक्ति का भी हाथ है, उसको भी पैसा पहुंचाना पड़ता है। पूर्व वाले विधायक जो थे उनको इन सब सारी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। भाई, ये समस्या एक दिन में तो खड़ी नहीं हुई, धीरे धीरे चल रही थी। आप जीतने के बाद चले गए, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा आपने कभी देखा कि युवा किस अवस्था में पहुंच चुका है, किस चीज़ की चपेट में आ चुका है? उसको हम दूर करने के लिए क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम लोगों के बीच में बैठे जागरूकता लाएं? ज़रूरी यही है कि जिसका लड़का नशे की चपेट में वही जिम्मेदार है? नहीं, पूरा समाज उसके लिए जिम्मेदार है और सारे जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। उनको बैठना चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, लोगों के बीच में जाके इसकी जागरूकता फैलानी चाहिए। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई नेता कभी इस विषय पे चर्चा कर रहा हो। अरे हम बैठें, गांव के लोगों को बिठाएं, उनको जागरूक करें कि भाई ये नशा नहीं बिकना चाहिए, ये तुम्हारा ही लड़का नहीं, आज इनका लड़का बर्बाद हो रहा, कल तुम्हारा भी लड़का बर्बाद होगा इसी नशे की चपेट में आके। तो जब तक ये जन क्रांति नहीं बनेगी तब तक इस समस्या से दूर नहीं हुआ जा सकता। और मैं प्रयास करूंगा कि चुरहट विधानसभा से नशे को दूर करने के लिए जन जन तक पहुंचूं और जन क्रांति लाऊं। दूसरा प्रश्न रेत का है। पता नहीं क्यों सोन घड़ियाल करवाया गया, किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सोन घड़ियाल करवाया गया, मैं आज तक इस चीज़ को समझ नहीं पाया हूं। जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या सोच के सोन घड़ियाल करवाया होगा? अगर आज सोन घड़ियाल ना होता
तो हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिला होता। जो आज चोरी होती है, क्या करें, भूख तो सभी को लगती है। सोन के किनारे से बालू निकालते हैं चोरी से, फिर उनके ट्रैक्टर पकड़े जाते हैं और वो अपनी जारी जितनी भी माता पिता ने संपत्ति जोड़ के रखी वो सब उनकी बिक जाती है। तो इसका तो इतना बड़ा पाप लगेगा जिसने भी सोन घड़ियाल करवाया होगा। और शायद भगवान ऐसा करें कि अच्छा हो जाए, तो मेरी प्राथमिकता होगी कि सोन घड़ियाल को एक सीमित दायरे में किया जाए, बाकी जगह को उसको ओपन किया जाए, बालू का किया जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और चोरी बंद हो सके। चुरहट में कांग्रेस और भाजपा से कई कार्यकर्ता लगातार आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। क्या यह आपके पिता आदरणीय गोविंद मिश्र जी का प्रभाव है, या एक युवा उद्यमी की आकर्षक छवि, अथवा कार्यकर्ताओं की भाजपा और कांग्रेस से नाराजगी? आम आदमी पार्टी में लोगों का आना और उसके कई कारण हैं। मेरे पिताजी लगभग 40 साल से चुरहट में राजनीति कर रहे हैं और उस राजनीति के दौर में लगभग वो हर परिवार से मिले हैं। हर परिवार के सुख दुख परेशानी में वो हमेशा खड़े रहे हैं। तो सबसे प्रमुख कारण तो बाबूजी का जनता के साथ जीवंत संपर्क ही है। इसके बाद लोगों ने देखा कि हमने कांग्रेस को भी देख लिया, जीतने के बाद नेताजी बाहर चले जाते हैं और उनके जो गुंडे हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो पूरे 5 साल अपने हिसाब से चलाते हैं। कांग्रेस भी देख लिया उन्होंने, पिछले दफ़े बीजेपी को भी, वर्तमान विधायक को भी मौका दिया, इनके भी रंग ढंग उसी तरह रहे। पहले वाले अपने लोगों के से अत्याचार करवाते थे, इन्होंने कर्मचारियों के माध्यम से अत्याचार चालू करवा दिया। तो जनता ने सोचा इनको भी देख लिया, इनको भी देख लिया। और बाबूजी पुराने व्यक्ति हैं, उनके संबंध में भी, उनके भी राजनीति के समय में भी देखा। तो इसलिए लोगों का जुड़ाव हमारी तरफ हुआ, हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ हुआ। फिर वो हमें भी देखते हैं कि हमारे जैसा व्यक्ति है, कभी भी फ़ोन कर लो, कभी भी बात कर लो, कभी भी मिल लो, कभी भी मदद मांग लो। तो इसलिए लोगों का जुड़ाव, युवाओं का जुड़ाव हमारी तरफ और हमारी पार्टी की तरफ हो रहा है। अटकलें और कयासें लगाई जा रही हैं कि आपके पिताजी आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। क्या राजन भैया कोई बड़ा दांव खेलने की फिराक में हैं? देखिए, अब ये बाबूजी का विषय है। बाबूजी क्या करते हैं, क्योंकि मेरी अपने पिताजी से कम बातें हुआ करती हैं। उन्होंने एक दफ़े बस कहा कि चुनाव लड़ना है और जनता के बीच जाना है। तो मैंने बस इतना ही पूछा, क्या मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लूं? तो उन्होंने सहर्ष कहा कि हाँ ठीक है, ज्वाइन कर लो। उसके अलावा मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि बाबूजी क्या आप भी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो बाबूजी का लगभग अपना एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत लोगों के बीच में रहे हैं, लोकसभा सांसद तक रहे हैं। तो वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे अच्छा करेंगे। तो मेरी कभी उनसे इस बात पे चर्चा नहीं हुई कि आप आम आदमी पार्टी अभी ज्वाइन कर रहे हैं या क्या करेंगे। जो उचित होगा बाबूजी वो करेंगे। कुछ दिन पहले एक बड़ी रैली का आयोजन चुरहट में किया गया था, जिसमें लगभग 2000 के करीब लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। यह मात्र कुछ महीनों में कैसे संभव हो सका? इतने लोग आपके लिए सड़कों पर आ गए। यही तो सबसे बड़ी बात है। चुरहट की यही खूबी है, चुरहट की यही खूबी है कि वो हर एक अच्छी चीज़ को अपने बीच में लाना चाहते हैं। चाहे किसी समय कांग्रेस के लोग रहे हों, चाहे किसी समय में बीजेपी के लोग रहे हों, जब इन्होंने जनता ने देखा तो उसको अपने आप में संग्रहित किया, अंगीकार किया उन्होंने। तो उन लोगों को अभी लगा, मेरे 6 महीने
लोगों से मिलने जुलने में उन्होंने अपने जैसा पाया, और ये मान रहे हैं कि ये व्यक्ति हमेशा हमारा साथ देगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन ये रैली थी उस दिन 44 डिग्री टेम्परेचर था। उस 44 डिग्री टेम्परेचर में लगभग 2 से 3 हज़ार लोग आए, जबकि लोग घर से निकलना इतनी गर्मी में पसंद नहीं करते हैं। सोचिए 100 किलोमीटर दूर से चुरहट आए। जब घर से 11 बजे 12 बजे निकले होंगे तब 2 से 3 बजे वो चुरहट आए होंगे। तो उनको एक विश्वास लग रहा है कि कोई है जो हमारी बात सुनेगा, हमारी समस्याओं को हल करेगा, हमें कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से बचाएगा, हमें डॉक्टर का अच्छा इलाज दिलवाएगा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। युवाओं को लग रहा है कि हमको कहीं ना कहीं रोज़गार के लिए ये एक व्यवस्था करेगा। इस कारण से लोगों का जुड़ाव बड़ी तेज़ी से मेरे साथ हो रहा है।